नमस्कार मेरे दोस्त, मेरे प्रिय छात्र। मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया है और अभी भी ख़राब ही है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है जो हमको पर्सनली जानते हैं, जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है। उनका फ़ोन बार बार आते रहा कि सर प्लीज़ कम से कम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल सेट कंप्लीट करवा दीजिए, गणित का कम से कम गणित का करवा दीजिए। तो मैं प्रयासरत हूँ और क्लास 10th के काफ़ी एग्ज़ाम नज़दीक हैं। आज 1 फरवरी हो गया, एग्ज़ाम तो काफ़ी नज़दीक है। आप हिंदी पहले पढ़ें। देखिए, पहले जो पढ़ने का प्रोसेस है, आप मेरा मानना है कि आपको मैं किसी भी तरह से अधिक मार्क्स दिलवा पाऊँ। दैट मीन्स अधिक से अधिक पढ़ा करके आप अधिक से अधिक नंबर लेके आए। बस यही मेरा सोच रहता है, कैसे मैं कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ा सकूं और आप उस ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आए। अब बात रही कि यहाँ पे कि जैसे अभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अभी तो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसे आप पढ़ें। मेरा तबीयत इतना ख़राब हो चुका है कि हम बता नहीं पा सकते। आवाज़ भी थोड़ा सा दबा हुआ महसूस हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का प्यार अगर इसमें फर्स्ट मॉडल सेट में मुझे दिखा और देखे हम कि आप लोग काफ़ी शेयर किए हो, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं, आप लोग लाइक किए हो, तो मैं 1 से 2 दिन के अंदर किसी भी तरह से मैथ का कंप्लीट करूँगा, फिर साइंस का कंप्लीट करूँगा। और अगर देखूँगा कि उसमें भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं, तो मैं सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। लेकिन मैथ अभी मैं बताता हूँ कि मैं किस तरह से पढ़ाऊँगा और कितना जल्दी आप लोगों को कंप्लीट करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना सिर्फ मॉडल सेट देखते हैं कि हाँ मॉडल सेट है, मॉडल सेट को पूरा अच्छे तरीके से समझाया गया होगा और वो भाग जाते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए जो भागते हैं, उन स्टूडेंट के लिए मेरे पास जगह नहीं है। और उन स्टूडेंट वो फेल होने से, मतलब फेल तो नहीं होंगे बट लेकिन कम नंबर आएंगे। आपको मैं बीच बीच में कभी कभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहूँगा। तो कभी भी, जैसे अभी मैं फर्स्ट मॉडल सेट का क्वेश्चन बतला रहा हूँ, आपको बतलाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे मैंने फर्स्ट मॉडल सेट का क्वेश्चन बताऊंगा, तो इसमें मैं 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है कि इसमें आ सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको कभी भी बता सकता हूँ। ये पूरा मॉडल सेट खत्म करने तक, शुरू से लेके अंत तक, कभी भी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आने के चांसेस जिसके अधिक है, बहुत ज़्यादा अधिक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। 1 से 10 तक वो 100% है। प्रत्येक मॉडल सेट में मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे फर्स्ट मॉडल सेट में 1 से 10 तक, सेकेंड में 11 से लेके 20 तक, थर्ड में 21 से लेकर के 30 तक, फोर्थ में 31 से लेके 38 तक, और फिफ्थ मॉडल सेट में 39 से लेकर के 46 तक, और सिक्स्थ मॉडल सेट में आपका जो लॉन्ग टाइप हो जाएंगे वो 47 से लेकर के 52 तक। ये सारे क्वेश्चन सर एकदम हम प्रयास करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, उस टाइप का क्वेश्चन जो आने के जिसके 90% चांसेस हो, उस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, है ना। तो आप बस लगे रहें, पढ़ें, अच्छे से समझें। बीच में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी भी क्वेश्चन बताया जा सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं, लेट करते हुए ना, ठीक है। और पूरा शुरू से अंत तक देखें। आपसे रिक्वेस्ट है, बोरिंग फील होगा क्योंकि मेरा तबीयत खराब है तो हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक। लेकिन आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हमको पूरा पढ़ना है, किसी भी हालत में पूरा पढ़ना है बस, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का मॉडल सेट 1
जो JCERT के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। और उसमें से आपको देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि ABCD 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 52 क्वेश्चन है। खंड ए में 30 बहुविकल्पीय मतलब ऑप्शन दिए हुए वाले रहेंगे जो 1 नंबर के रहेंगे। बी में 31 से 38 तक रहेगा, ठीक है। इसको मैं 3 दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, पढ़ाऊंगा तो सारा, लेकिन 3 दिन में इसका इंपॉर्टेंट, चौथा दिन में ये होगा, पांचवा दिन में ये होगा और छठा दिन में ये होगा, ठीक है, कंप्लीट। तो हम छठा दिन भी नहीं लगने देंगे। अगर आप लोग अच्छा से शेयर किए और काफ़ी शेयर गया, मेरा व्यूज़ काफ़ी बढ़ा, हम आप लोगों का प्यार देखें कि काफ़ी है, तो आप निश्चिंत रहें, जहाँ तक हो सकेगा रात दिन मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो सर चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग बस लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि हमें आपको कौन सा वीडियो चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, हमको बताएं, हम उसको क्लियरफाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब पहला नंबर क्वेश्चन है कि PZ बराबर Z² -64 है, तो इसका शून्यक, जैसे यानी Z² -64 है तो इसको 0 कर देंगे। अब Z² बराबर हो जाएगा 64, तो Z² बराबर 8 का स्क्वायर भी होता है और -8 का स्क्वायर भी 64 होता है। तो 8 और -8 दोनों हो जाएगा, यानी प्लस में भी 8 होगा और माइनस में भी 8 होगा, तो दोनों हो जाएगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। अब कह रहा है दिए गए बिंदुओं देखिए यहाँ हमने आंसर नहीं मिटा पाया है, क्योंकि बस अभी अभी ये कर पाया है और तुरंत स्टार्ट किया, तो इसको वो वैसे ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं, हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दिए गए बिंदुओं इतना और इतना दिया 0, 6 और 7 और 0 एवं R बिंदु जो है सो इतना को किस अक्ष पर प्रतिच्छेदित करता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये वाला है, ऐसे है, ठीक। अब P बिंदु है 0 और 6, यानी 0 है और यहाँ पे मान लीजिए 6 है, यहाँ एक बिंदु है, और Q बिंदु है 7 और 0, 7 और 0, तो 7x हो गया और y 0, यानी यहाँ हो जाएगा ये। तो बिंदु इतना और इतना दोनों को R जो है यहाँ पे इसको मिलाना है, एवं बिंदु इतना, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, बिंदु इतना जो है, अब यहाँ पे कह रहा है 5 और 0, एक और ले लेना हमको, 5 और 0, ठीक है, 5 और 0, तो सपोज कीजिए 5 और 0 यहीं पे होगा, कहाँ है यार, सॉरी, आ जाए यहाँ, 5 और 0 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है ये बिंदु P जो है 0 और 6 आया, सो बिंदु 7 और 0 और 5 और 0 को में से कौन बिंदु X अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, मतलब X अक्ष यानी ये वाला X अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। तो देखिए ये बिंदु तो मेरा Q है, सॉरी ये बिंदु Q है और ये बिंदु R है, तो Q और R दोनों X पर है, Q और R। या इस तरह से आप नहीं समझ पाइएगा तो एक शॉर्ट ट्रिक हम बतलाते हैं इसको, जब भी पूछे कि X अक्ष पर प्रतिच्छेदित करे तो X अक्ष पर प्रतिच्छेदित तभी कर पाएगा जब उसका Y 0 रहेगा, जब Y 0 रहेगा। तो इसका और इसका यानी Y, ये पहला वाला X कहते हैं और दूसरा वाला Y कहते हैं, ठीक है। दो सम परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम संख्या हो सकती है, मात्र एक। क्यों दो सम, देखो लगातार दो सम कोई भी संख्या ले लो, जैसे 2 और 4, तो इसके बीच में मात्र एक विषम संख्या आएगा, है ना। दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF कितना होगा, तो 1 होगा। कोई भी दो लगातार, मान लीजिए 3 और 5 है, तो इसका HCF कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। आप लोग HCF निकालने जानते ही होंगे। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, है ना। कह रहा है दो चर
वाई और जेड में से समीकरण ये दिया गया है, इसमें से अधिकतम हल संभव है। कितने हल संभव है? तो दो चर वाले राशि हैं, लेकिन रैखिक समीकरण है। ये रैखिक, इसमें द्विघाती नहीं है। रैखिक समीकरण में अनगिनत होता है, रैखिक समीकरण में बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है। संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? संगत के लिए मतलब, संगत का मतलब हुआ जिसका हल हो। तो हल क्या किसका किसका होता है? प्रतिच्छेद करती रेखाएं का भी हल होता है और संपाती का भी रेखाएं का हल होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि संगत युग्म निरूपित, संगत युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हो, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं का भी संगत कहलाता है, संगत समीकरण। ठीक है। और यहाँ संपाती का भी कहलाता है। समांतर जो है सो संगत नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन चलिए एक दिया हुआ है प्रतिच्छेद करती, चूंकि प्रतिच्छेद करती वाले में सिर्फ एक हल होता है। ठीक है। और इसमें जो है संपाती वाला में अनेक हल होता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा। हम 1 से लेके 10 तक आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि 1 से 10 तक जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, जो आने की संभावना जिनकी ज़्यादा है, उस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन बीच में बताएंगे। क्योंकि आप लोग बीच में छोड़ के चले जाते हो, तो जो शुरू से देखेंगे वही आप समझ पाएंगे। x² - 5x + 6, तो यहाँ पे देखिए x² माइनस, ये इसको हम लोग अभी ज़्यादा नहीं सिखाएंगे, बस समझिए कि इसको क्लियरफाई कर देते हैं। गुना करके हमको आना चाहिए 6 और जोड़ के आना चाहिए -5, वो आ रहा है। x - 3 हो जाएगा और x - 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो बराबर 0 अगर करते हैं तो x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर 2 हो जाएगा। तो 2 और 3 जिसमें हो तो 3 तो है ही और 2 भी है, तो b और c जिसमें है तो b और c किसमें है? d में। तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें b और c दोनों है। ठीक है। दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 202 हो। अब देखिए, दो लगातार, जैसे मान लीजिए अगर हम दो लगातार विषम संख्याओं का घन है, 3 का स्क्वायर, ऐसे एग्जाम्पल समझ रहे हैं। ठीक है। और लगातार इसके वर्गों का योग जो है सो 202 है, ये कहना है इसका। ठीक है। तो ऐसा संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 225 हो जाएगा। तो ये सीधा सा बात है कि 225 हो जाएगा और ये 202 ही मांग रहा है दोनों को जोड़ करके, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है। अब 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा, चेक कर लेना ही अच्छा है, और 111 हो जाएगा, 121 सॉरी। तो यहाँ 2, 8 2 10 और यहाँ हो जाएगा 2, तो यानी ये वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन एपी यानी समांतर श्रेणी में नहीं है? समांतर श्रेणी में कौन नहीं है वो आपको बताना है। तो हम लोग देख लेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। ये दोनों का 2 है, ये दोनों का 2 है, तो ये तो समांतर श्रेणी में है। ये दोनों का 8 है, ये दोनों का 8 है, और ये दोनों का बीच का डिफरेंस 17 और में 8 जोड़ देंगे तो 25, ये भी 8 है, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। ये देखिए 4 घट रहा है ना, तो ये भी समांतर श्रेणी में है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब आ जाइए 10वां नंबर क्वेश्चन में। हम जान रहे हैं आज थोड़ा सा पढ़ने में बोर लग रहा होगा, क्योंकि मेरा तबीयत खराब है, तो सर्दी भी काफ़ी है, माथा दर्द भी काफ़ी है, जोश में हम खुद नहीं है। लेकिन आपका अगर व्यूज़ इसमें काफ़ी रहा ना, तो सर्दी को हरा के और आप लोगों के साथ में जुड़ करके और रात के दिन में सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करने का प्रयास रहेगा मेरा। ठीक है। अब कह रहा है 1 4 7 10 के 28वें पद का मान है। 28वें पद का मान है, तो 28वें पद का देखिए A1 + 27D। A1 का मतलब है 1 + 27 और D का मतलब है 4 में से 1 चला जाएगा तो 3, 7 21 बचा में 2 और 3 दूनी 6, 6 7 8 यानी 82।
और एक यहाँ जोड़ देंगे ना तो ये होगा 82, है ना। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, जितना पद कहेगा, ये क्वेश्चन एक रहेगा 100% है इस टाइप का, जितना पद रहेगा उसमें से एक घटा देना है और A1 को जोड़ देना है और उसमें D को गुना कर देना है। ये वाला D को गुना कर देना है, एक घटा करके, मान लीजिए 28 है तो 27D प्लस A1। तो ये जल्दी निकालने का तरीका हुआ। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जब भी कहे इस तरह का, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन एक रहेगा। याद रखिएगा कौन कौन क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम आपको बता देंगे, है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखिए 16, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो इसका रूट निकाल दीजिए, यानी 4 हो गया, 16 का रूट क्या हो गया 4, और 81 का रूट क्या हो गया 9। तो ये हो गया आंसर। समचतुर्भुज के विकर्ण इतना और इतना दिया हुआ है तो प्रत्येक भुजा के लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए समचतुर्भुज का जो विकर्ण है, एक सेकेंड, समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। अब यहाँ दिया हुआ ये समझिए कि ये 12 टोटल है, तो यानी 6 है और ये 6 है और ये 8 है और ये 8 है। अब ये यहाँ लंब है तो इसके अनुसार ये कर्ण हो गया, तो ये लंब है और ये आधार है, लंब आधार। लंब और आधार को जोड़ेंगे यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 6 6 36 प्लस 64 बराबर 10 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 100। तो 10, इसका भुजा कितना हो जाएगा 10। दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? दो अक्ष अगर प्रतिच्छेद करते हैं तो उस बिंदु को क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। ठीक है, y अक्ष से 8 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। y अक्ष से 8 इकाई युग्म, यहां समझिए ध्यान से, ये हो गया मेरा y डैश, ये हो गया x और ये हो गया, है ना, ये हो गया x डैश। चलिए अब यहाँ कह रहा है y अक्ष से 8 इकाई युग्म और x अक्ष से एक बिंदु P स्थित है। x अक्ष पर, जब यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, यहीं पे आंसर हो गया। देखिए इसी लाइन में आंसर है। कह रहा है x अक्ष पर, तो जो भी इस अक्ष पर बिंदु रहेगा उसके लिए y क्या होगा? 0। तो देख लीजिए कि y कहाँ 0 है, तो सिर्फ यहाँ 0 है और कहीं नहीं 0 है। तो सिंपल सा आंसर, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 15वां नंबर क्वेश्चन में देखिए कि ये दिया हुआ है 3/5 cos A यानी B/H, तो P कितना निकलेगा मेरा? तो P मेरा निकलेगा 4, P मेरा निकलेगा 4। अब हमको निकालना है सेक A। सेक किसका उल्टा होता है? तो cos का उल्टा होता है, तो इसी का उल्टा कर दो, 5/3 आंसर, है ना। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो इसको भी आप लोग जहां तक हो सके, चूंकि वहां पे ऑप्शन वाला में आपको कम समय देना है, तभी आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए समय बचा पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 1/cos A प्लस, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेगा, बहुत ही इजी रहेगा, sin/cos A। ठीक है, अब 1 - sin A। अब देखिए अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो cos A हो जाता है, और यहाँ 1 + sin A और 1 - sin A, यानी 1 - sin स्क्वायर A हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कि cos स्क्वायर A हो गया, cos स्क्वायर A और ये cos A, और ये A को स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा खाली cos A, समझे। अब cot A, देखिए cot A का मान दिया हुआ है 1, दैट मीन्स किसका? cot थीटा में, cot वाला में 1 किसका मान होता है? तो वो चीज सोचिए पहले कि 1 किसका मान होता है? 1 तो cot 45 का मान होता है, cot 45, तो A की जगह पर क्या है? 45, तो ये हो गया आंसर। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग नीचे। 17 तो हो गया, 18 नंबर। जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का 49 कोण कितना होगा। मतलब समझिए, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि जब एक सीधा आदमी है और उसकी छाया यहां पड़ रहा है और दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसका कितना यहाँ पे जो डिग्री बनेगा वो कितना होगा। जब ये दोनों बराबर है तो बराबर तभी बनता है क्योंकि इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, तभी बराबर होगा। P/B। क्या हो रहा है इनको, थोड़ा सा हम लोग 1 सेकेंड हमको समझ दे। हाँ, अब नहीं होगा शायद। तो P/B अब 1 होना चाहिए, तो 1 होने के लिए tan थीटा में किसका मान होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है। बस इतना ही। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, तो 360 डिग्री होता है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे, है ना। अब कह रहा है दशमिक संख्या 111 है। क्या है 111? तो पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है, मतलब इनमें से सभी है। और पहला कि जब भी आपको इनमें से सभी ऑप्शन दिखे ना, तो आप आंख बंद करके मारिएगा, इनमें से सभी लगभग लगभग सही हो जाते हैं। अगर नहीं आता है तो, अगर आपको नहीं आ रहा और इनमें से सभी ऑप्शन है तो उसको टिक मार दीजिएगा बस, ठीक है। और आता है तो पहले समझ लीजिएगा अच्छे से। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC के दो भुजा AB 7 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर है, तो तीसरा भुजा का माप क्या होगा। देखिए किसी त्रिभुज है, सबसे पहले समझिए कि ABC है, ये 7 सेंटीमीटर है और BC 4 सेंटीमीटर है, तो तीसरा भुजा क्या होगा। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए कि 6 सेंटीमीटर हो सकता है या नहीं हो सकता है। 6 सेंटीमीटर तो 7 4 11, यहाँ पे देखिए 7 और 4 इससे 11, दोनों को जोड़ने पर 11 आ रहा है, मतलब 11 से कम होना चाहिए ये, बस आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, लेकिन 12 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं है। तो A और B जिसमें है, तो A और B किसमें है, D में है, तो D ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। अब यहां कह रहा है एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता जानने के लिए पहले समझिए कि जो टोटल आएगा पहले उसको नीचे लिख दीजिए आप, ठीक है। तो टोटल पासा को उछालेंगे तो टोटल के वो आ सकता है, तो 6 हो गया। और कह रहा है सम संख्या, तो सम संख्या कौन कौन है, तो 2 है, 4 है, 6 है, यानी 3। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/2। तो 1/2 कहाँ है ऑप्शन, सॉरी कहाँ है, हाँ 1/2, ठीक है ये। तो 22 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आइए 23 नंबर में। तो कह रहा है निश्चित होने वाली घटना को की प्रायिकता क्या होगी। निश्चित होने वाली घटना मतलब 100% कार्य होगा ही होगा, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। एक पासा को उछाला जाता है, पासा को उछाला जाता है मतलब 6 हो गया, पासा में 6 तक आ गया। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इसलिए 6 घटना आ सकता है। अब कह रहा है तो 3 के गुणांक संख्या आने की प्रायिकता होगी। 3 के गुणांक मतलब 3 आ सकता है और 6 आ सकता है, दो चीज, तो 1/3, 1/3 आंसर, ठीक है। अब कह रहा है x + 3, 3x और इतना समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। ये समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों को घटा के और फिर ये दोनों को घटा के बराबर कर देते हैं। जैसे मतलब 3x में x और -3 हो जाएगा, बराबर होगा क्या, तो 4x + 2 और -3x ये होगा, ठीक है, बराबर। अब आ गया 2x - 3 और बराबर यहाँ x + 2। अब आते इधर 2x, ये 2x - x और ये 3 + 2 यानी x बराबर 5। x बराबर क्या हो जाएगा, 5 आंसर, ठीक है। कह रहा है यदि
5, 6, 8, 9 और x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। तो सबको जोड़ करके और जितना संख्या है उससे भागा देने पर, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं क्योंकि फिर उसके बाद ही, एक सेकेंड क्या हो रहा है भाई, ओए धीरे धीरे धीरे, क्यों मीटर नहीं रहा है। आज ये ना चल नहीं रहा है। खैर हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए व्यवस्था में लगे हुए हैं, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक प्रयास करेंगे। ठीक है कि बोर्ड ले लें, स्मार्ट बोर्ड। अब सभी को जोड़ना है, यानी किसको किसको जोड़ना है, तो 5 है, 6 है और 9 है और x है और 13 को जोड़ना है। और के गो संख्या है, तो 1 2 3 4 5 गो संख्या है और इसको आना चाहिए 10, तो 50 हो गया। अब देखिए इसमें से देखिए कितना कितना हो सकता है, उधर हो गया 6 5 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 और 3 33, यानी x प्लस 33 बराबर 50। तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर 50 में 33 चला जाएगा, तो 50 में 30 गया तो कितना बच गया 20, और 3 और चला गया तो 17, कितना हो जाएगा 17। तो वही जो भी है हम लोग घटाएं तो गलत क्या, फिर से एक बार देख लेते हैं, सॉरी 5 6 और सॉरी 8 हमने नहीं दिया ना, हाँ देखिए तो यहाँ पे मैंने 8 नहीं दिया इसीलिए आंसर गलत आ गया। तो 5 6 8 9 और 13 इसका, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60, है ना। अब हम लोग को 8 इसमें और जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, तो 40 और 1 41 हो जाएगा, 41 और 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा, 60 में 41 जाएगा तो 60 में 41 जाएगा तो 9 और 19 हो जाएगा, है ना, राइट आंसर। ठीक है। बहुलक किसको कहते हैं, तो बहुलक कहते हैं जो सबसे ज्यादा बार आए उसको कहते हैं बहुलक। तो इसमें से सबसे ज्यादा बार देखिए कौन आ रहा है, तो 2 आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 आ रहा है, 5 बार आ रहा है, इसलिए बहुलक इसका हो गया। ठीक है। माध्यिका का फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते भी हैं, और निकालने के लिए, या तो फिर माध्यिका को नहीं भी निकालने जानते तो हम बताते हैं आपको कैसे निकाला जाता है। आप इसको पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेंगे और उसके बाद उसके बीच में जो मध्य में आएगा वो हो गया उसका माध्यिका। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको सजा करके कि माध्यिका कौन होगा। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, तो 7 है, फिर 8 है, फिर 7 8 9 भी है। देखिए जो जो हो रहा है वो 7 8 9 काट दिए, 10 भी है, चलिए 10 भी लिख दिए, फिर 11 भी है, 11 भी लिख दिए, फिर 12 भी है, 12 भी लिख दिए, फिर 13 भी है, 13 भी लिख दिए, ठीक, फिर 14 भी है और 15 भी है, 14 भी है और 15 भी है। देखें क्या हो गया कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा, हाँ बस बस थोड़ा सा मतलब 15 भी है, यहाँ लिख लीजिए, है ना 15। अब कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो, तो 4 गो छोड़ दो, 1 2 3 4, 4 गो छोड़ने के बाद जो संख्या आया वही हो गया इसका माध्यिका। सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत, इस टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा एक, है ना। अब 29 नंबर कह रहा है यदि दो वृत्तों के केंद्र का मध्य, केंद्रों की मध्य दूरी उनके त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनका उभयनिष्ठ बिंदु के गो होगा। तो देखिए अभी हम तुरंत दिखा देते हैं, 4 गो होगा। कितना होगा, कह रहा है दो वृत्तों के केंद्र के बीच की मध्य उसके त्रिज्या के योग के बराबर है। दो वृत्त खींचना है और इसके केंद्र के मध्य, केंद्र का मध्य बिंदु की दूरी क्या कह रहा है, 4 ऑप्शन कैसे दे,
यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनके त्रिज्या के योग के बराबर है। दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य की दूरी, अच्छा दो वृत्त है और इसके केंद्र के मध्य के बीच की दूरी, दो केंद्रों के मध्य मतलब बीच की दूरी, मध्य मतलब बीच की दूरी, एक वृत्त, एक केंद्र यहाँ है और एक केंद्र यहाँ है, ठीक है, और इसकी बीच की दूरी जो है सो इसके त्रिज्या के योग के बराबर, त्रिज्याओं के योग के बराबर है। तो अधिक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श रेखा की संख्या कितनी, स्पर्श इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के संख्या के बिंदु कितना हो सकता है। एक यहाँ हो गया और एक मान लो यहाँ हो गया, तो इसको ऐसे करके अगर हम यहाँ खींचते हैं और इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ऐसे, 1 2 3, यहाँ पे स्पर्श रेखा है, ठीक है, सॉरी, ये 4, तो 4 गो उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पे के गो होगा, तो 4 गो होगा, 4 गो रेखा खींचा जा सकता है, ठीक। दो गोले का आयतन कितना होगा, दो गोले का आयतन का अनुपात इतना है, गोले का आयतन क्या हो सकता है, फॉर्मूला, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं तो समझ में आएगा। अरे भाई दो गोले का आयतन अब यहां समझिए, पहले गोले का आयतन बराबर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, एक और है 4/3 पाई आर क्यू। अब ये 4/3 कट गया। अब इसका आयतन दिया हुआ है 64/27, तो आर कितना निकल जाएगा, इसका 4 निकलेगा आर एगो का, और एगो का आर निकल जाएगा कितना, 3। अब उसके बाद कह रहा है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन कितना होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन यहाँ पे आप समझिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फॉर्मूला 4πr², तो 4πr², यानी 4π बड़ा R², तो ये तो 4 पाई खत्म हो गया, तो R कितना है, तो 4 है, 4 चौके 16 और एगो R 9, तो 16/9 यानी 16:9, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन जो है अभी हमने बताया है, और अगर आप लोगों का प्यार रहा तो ये पूरा कंप्लीट भी करेंगे, ठीक, आज ही, लेकिन इसको शेयर कीजिए तो ही कंप्लीट हम कर पाएंगे, और चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जाएगा और शेयर होगा तो हम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बतलाएंगे, तो आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार रखिए। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन आ सकता है जिसके चांसेस अलग है, एक कि हाँ किस तरह से टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो पहला नंबर का क्वेश्चन जो आएगा वो अभाज्य गुणनखंड टाइप से आ सकता है कि इतना का 154 का अभाज्य गुणनखंड करें, 146 का अभाज्य गुणनखंड करें, 120 का अभाज्य गुणनखंड करें, इस तरह से क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा नंबर जो है वो रहेंगे कि मान लीजिए कह देगा कि 96 और 404 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF एलसीएम ज्ञात करें, तो वो भी हो सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिख देगा 96 और 404 का HCF कितना होगा, ऑप्शन में दे देगा, है ना, तो वो हो सकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में रहेगा अपरिमेय और परिमेय संख्या, जैसे कि लिख दिया क्या, मान लो 2√3 ऐसे ऑप्शन में दे दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, 2√3, √16, √25 और 49, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो आपको टिक मारना है कि ये पहला जो है सो अपरिमेय संख्या है ना। शून्यकों की संख्या ग्राफ वाला रहेगा। मान लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है मे भी कि इस टाइप का ग्राफ आपको दे दे और बोले कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन पांचवा नंबर टाइप में बताते हैं, पांचवा क्वेश्चन में कि द्विघात समीकरण का शून्यक ज्ञात करने के लिए कह सकता है कि द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा इसका शून्यक ज्ञात करें, कौन हो सकता है, द्विघात समीकरण एक दे दिया और ऑप्शन वहाँ दे देगा कि इसके शून्यक ये है, ठीक है। छठा नंबर में एक आप लोगों को बता देते हैं ताकि आप लोगों को भी याद रखना चाहिए, और तीसरा चैप्टर का जो क्वेश्चन है ये इस टाइप का जो 3 कंडीशन दिया हुआ होता है
1, 2 और 3, ये तीनों कंडीशन आप लोग को याद रखना है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये संगत है, ये प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हैं और इसके एक हल है, ठीक है। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये संगत रेखाएं हैं और ये संपाती रेखाएं हैं, संगत है, संपाती रेखाएं हैं और इसके अनेक हल हैं। और एक और है A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा दे दिया तो ये असंगत है और इसके कोई हल नहीं है, ठीक है। ये समांतर रेखा है। ये तीन आप जरूर रूल याद करें, इससे 110% है कि एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हर बार देता है, इस बार भी देगा, ठीक है। तो इस टाइप का ये वाला जरूर याद कर लें और ये आपको आगे चलकर भी फायदा देगा, तो ये जरूर याद कर लें, ठीक है। और 7वां नंबर टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कोई भी दे देगा और कहेगा दो चर वाले कोई भी समीकरण दे सकता है, ठीक है। कोई भी समीकरण दे देगा और कहेगा एक्स वाई का मान ज्ञात करें। दो चर वाला रैखिक समीकरण जैसे 2x + 3y = 6 और 3x + 5y = 7 और कहेगा इसका हल इसका x और y का मान ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन भी दे सकता है ना। तो आप इस पर भी ध्यान दें। तो इस टाइप का रहेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में रहेगा द्विघात समीकरण का जांच करने के लिए कि कौन सा द्विघात समीकरण में है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण में है। तो आप उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, जिसका पावर चर राशि पर पावर जिसका 2 रहेगा वो द्विघात समीकरण में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा डी बराबर, इसमें क्या कहेगा कि जैसे इस तरह से कह देगा, मान लो 4x² + 4x + k = 0, इसके बराबर मूल है तो k का मान ज्ञात करें। इसके बराबर मूल है तो k का मान ज्ञात करें। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा एक, है ना, 9वां नंबर में। और 10वां नंबर में AP से रहेगा जो आपको प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कहेगा। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, पॉपुलर करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं। अगर बढ़ गया तो कल सवेरे ही आपको नेक्स्ट वीडियो इसका भी मिलेगा और ये कंप्लीट रहेगा और नेक्स्ट मॉडल सेट 2 का मिल जाएगा। और फिर उसके बाद 11 से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी बता दिया जाएगा। लगभग हम प्रयास करेंगे कि जहां तक हो सके आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाए जिसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट, मेहनत करते रहें। मेहनत एक दिन ना एक दिन जरूर रंग लाता है।